अब नई सरकार से जो निर्माण से पहले ही नए विवाद उभर रहे हैं, उनका परीक्षण करेंगे। जब से यह बात जगजाहिर हुई है कि केंद्र में मोदी सरकार नायडू और नीतीश के सहारे बन रही है, तब से सोशल मीडिया में दो तस्वीरें बहुत वायरल हैं। इन तस्वीरों को आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें नीतीश और नायडू को एक खास टोपी और कपड़ों में दिखाया गया है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव में तो बीजेपी ने मुसलमानों को संपत्ति और आरक्षण के लिए खतरा बताया था, लेकिन अब बीजेपी को मुसलमानों के समर्थक नायडू और नीतीश के भरोसे सरकार बनानी पड़ रही है। साथ ही बड़ा सवाल यह भी दागा जा रहा है कि आग और पानी से यह दोस्ती चलेगी कैसे। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। समाज में जो ये झंझट पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का झंझट, ताकि इसी का झंझट हो जाए और उसी में झंझट रहेगा तब फिर हिंदू लोग कोई रहेंगे, उनको हम अपनी तरफ करके जीतेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। बहनों और भाइयों, कोई दंगा करता है तो हम उसको उल्टा टांगने का काम कर देते हैं। बहुत ज्यादा कोई बकबक करता है तो बहनों और भाइयों, मिर्च का झोंका नीचे से लगा दिया जाता है। फिर ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। No, from the beginning we are supporting 4% reservations. That will continue. आए दिन आलिया, मालिया, जमालिया देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, कोई बोलने वाला नहीं। 28 जनवरी 2024, आज से 131 दिन पहले नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली थी। आरजेडी से अलग होकर नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन किया था। बिहार की नई सरकार में बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो नीतीश किंग मेकर की भूमिका में आ गए। सवाल यह उठने लगा है कि नीतीश बिहार चलाएंगे या फिर दिल्ली में डिप्टी पीएम बनेंगे। इस कयासबाजी के बीच बीजेपी के नेता बिहार से, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो या कोई दूसरे, एक सुर में यही बात कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, उन्हीं के चेहरे पर 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। जानकारों की माने तो यह बीजेपी का स्पिन प्लान है। ऐसा कह के वो नीतीश के दिल्ली वाले सपने की हवा निकाल रहे हैं। मतलब नीतीश दिल्ली के ख्वाब ना देखें, केवल बिहार तक सीमित रहे। हमारे एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो इसमें जो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से घुसना चाहते हैं राजद के लोग, वो भ्रम की वातावरण बनाते हैं, क्योंकि उनको हिम्मत नहीं है कि जनता का जनादेश लेके सत्ता में आने का। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी नीतीश कुमार को दिल्ली से दूर रखना चाहती है? लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो फिर उन विवादों का क्या होगा जिस पर अभी से जेडीयू के बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं? पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की थी और विरोध के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अब जेडीयू इस योजना पर फिर से विचार करने की मांग कर रही है। इसमें अब आगे क्या होगा? नीतीश और नायडू के लिए यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता भी एक बड़ा मुद्दा है। जहां बीजेपी यूसीसी का समर्थन करती है तो टीडीपी विरोध में है।
जेडीयू ने यूसीसी को समीक्षा के लिए फिर से एक बार इसका राग अलापना शुरू कर दिया है। अब एक मुद्दे पर चलिए और उससे आगे की शुरुआत करते हैं। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है, जेडीयू इसका स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन टीडीपी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करती है। यहां भी तीन पार्टियां हुई तो स्टैंड अलग अलग है। देश में जातीय जनगणना के मुद्दे की अगर बात करें तो बीजेपी न्यूट्रल रहती है। जेडीयू और टीडीपी दोनों ही जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। यहां भी बिखराव है। जेडीयू बिहार और टीडीपी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, ये दोनों डिमांड करते हैं, लेकिन बीजेपी स्पेशल स्टेटस का विरोध करती रही है। तो क्या आप देंगे या ये धक्के से लेंगे, ये बड़ा सवाल है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। इस पूरी हलचल के बीच विवाद का एक चेहरा और दिखा। यह चेहरा था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। मांझी पहली बार संसद पहुंचे हैं। उन्होंने तो मोदी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया। क्या कहते हैं? कहते हैं मोदी के भरोसे मत रहो। मोदी जी एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के आदमी हैं। काम हो, आगे बढ़े और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डिपेंड न करे, ऐसा सोच बनना चाहिए। अति उत्साही हम लोग हो गए, जिसके चलते सब हम लोग छोड़ दिया नरेंद्र मोदी पर, तो जिसके चलते कुछ घाटा हुआ है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम लोगों को ये चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को पॉइंट में रख करके ही हम लोग व्यक्तिगत भी परिश्रम करें, ताकि जनता में ये बात नहीं जाए कि साहब नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ हैं और बाकी एमएलए, बाकी कार्यकर्ता कुछ नहीं है। सबके महत्ता को देखते हुए वो अपना सबका शेयर देंगे, और मैं कहता हूँ कि जिसको जो शेयर मिले मानना चाहिए और समाज के हित में, राज्य के हित में काम करना चाहिए। सियासी सुर कैसे बदलते हैं। देश में एक बार फिर मोदी सरकार को लेकर चल रही हलचल के बीच अब पटियाल आपको आरजेडी के मनोज झा का एक बयान सुनाना चाहता है। अपने बयान में आरजेडी के प्रवक्ता ने एनडीए गठबंधन में विवाद के एक बड़े फ्लैश पॉइंट के बारे में भी बताया। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती है, और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे। विवाद कई हैं, कई मोर्चे पर हैं, बीजेपी के बाहर भी हैं और बीजेपी के भीतर भी, लेकिन इनका समाधान तैयार हो रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अब पटियाल आपको विवाद निपटारे के हेडक्वार्टर लेकर चलेगा। यहां नई सरकार से जुड़े हर विवाद का समाधान तैयार हो रहा है, और यह जगह है बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का घर। नड्डा के घर पर आज 7.5 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक चली है। बैठक में कौन कौन आया, अब ये आप जान लीजिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मनसुख मांडविया, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जैसे दिग्गज उनके घर पर बार बार आते जाते रहे। हर समस्या के समाधान के लिए अलग टीम बना दी गई है। वैसे भी बीजेपी रणनीति के तौर पर बहुत लंबा चौड़ा दायरा खींचकर चलती है। अब पीयूष गोयल को टीडीपी का जिम्मा सौंपा गया है, यानी उनसे डील कैसे करना है। आज अश्विनी वैष्णव को जेडीयू से डील करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। डील करने का जिम्मा क्या रहेगा, उनको कैसे सेटल करना है, ये अब वैष्णव तय करेंगे बातचीत के जरिए। 7.5 घंटे बाद अमित शाह और नड्डा प्रधानमंत्री के घर पर गए और उन्हें पूरे दिन में जो जो कुछ अपडेट हुआ
उसके बारे में जानकारी दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।